नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। कल था संडे, तो संडे का अपना ऑफ रहता है, संडे को क्लास नहीं होती है। तो आज अपन 20 और 21 अक्टूबर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जिसमें यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे या अन्य कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अपन करंट तो पढ़ेंगे ही, करंट के साथ में स्टैटिक्स जीके भी कवर करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ये 19 अक्टूबर को शुरू हुई थी भाई। अच्छा, कहाँ शुरू हुई थी सर? ये गोवा के अंदर शुरू हुई थी। अच्छा, ये कौन सा संस्करण है? तो ये 24वां संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो पैरा तैराकी चैंपियनशिप है उसका 24वां संस्करण है, 19 अक्टूबर को गोवा के अंदर शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 22 अक्टूबर तक ये चलेगा, ठीक है। 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 19 से 22 अक्टूबर के मध्य गोवा में ये 24वां संस्करण है। सबसे इंपॉर्टेंट है, गोवा के अंदर ये कहाँ है? तो गोवा की राजधानी के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो आप सब जानते हो, पणजी है। गोवा की राजधानी के अंदर इसको आयोजित करवाया जा रहा है। इसको आयोजित कौन करवा रहा है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पणजी के अंदर एक स्टेडियम बना हुआ है ओलंपिक स्विमिंग पूल के नाम से, उसके अंदर ये अभी प्रतियोगिता चल रही है, ठीक है। ये एक तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसको पीसीआई बोलते हैं, और एक जो गोवा पैरा ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है किन किन के सहयोग से ये चल रहा है। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसको पीसीआई बोला जाता है, और एक जो गोवा पैरा ओलंपिक एसोसिएशन है, ये दोनों मिलकर 19 से 24 अक्टूबर को गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है, वहां पर स्थित ओलंपिक स्विमिंग पूल के अंदर इसको चलाएगी। इसकी ये 24वां संस्करण है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आईआईटी मद्रास, जिसको शॉर्ट में अपन आईआईटीएम भी बोलते हैं, आईआईटीएम, आईआईटी मद्रास अपना पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू करेगा? देखिए, अपना पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है। इसके अंदर ऐसा पूछा गया है कि वो कहाँ पर करेगा। ऑप्शन है दुबई, चीन, साउथ अफ्रीका या भूटान। तो इसमें राइट ऑप्शन है दुबई, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास है, वो अपना पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र दुबई के अंदर स्थापित करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये आईआईटी मद्रास का पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। कहाँ पर है? दुबई के अंदर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं आईआईटी को। मद्रास की जो है वो 2025 के शुरुआत के अंदर अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने वाला है दुबई के अंदर, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के मध्य उद्देश्य क्या है, क्या करेगी ये? तो एक तो जो ग्लोबल दुबई सेंटर है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और स्थायी ऊर्जा जैसे जो अत्याधुनिक नए विकास हैं, उस पर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आईआईटी मद्रास ने अपना पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र दुबई में शुरू करेगी। कब करेगी? तो जनवरी 2025, यानी 2025 के शुरुआत में। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जाएगा। वैसे अगर मान लो कि आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो और उसके अंदर अगर रिटर्न में आ जाए तो अलग बात है, बाकी अगर एमसीक्यूज की बात करें तो यही क्वेश्चन बनता है। आईआईटी मद्रास अपना पहला वैश्विक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू करेगा? दुबई के अंदर शुरू करेगा। कब शुरू करेगा? 2025 के शुरुआती महीने के अंदर इसको शुरू करने वाला है। इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और जो स्थायी ऊर्जा है, इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसके अंदर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आईआईटी मद्रास है वो इस सेंटर को स्थापित करेगी। कहां पर? ग्लोबल दुबई सेंटर के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? ये डाटा याद रखना, कितने रन बनाने वाले? 9000 टेस्ट रन बनाने वाले। अभी आपको पता होना चाहिए, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य टेस्ट श्रृंखला चल रही है। 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला है, जिसके अंदर पहला मैच है वो भारत हार गई है। पहली पारी के अंदर तो बिल्कुल ही सस्ते में आउट हो गई थी। फिर दूसरी पारी में भारत ने और भी वापस कमबैक किया, लेकिन हार गई, ठीक है। उसी मैच के अंदर विराट कोहली ने 9000 रन पूरे किए थे अपने टेस्ट कैरियर के। किसने? विराट कोहली ने, ठीक है। और ऐसा करने वाले वे चौथे भारतीय बने हैं। सर, इससे पहले 3 कौन थे? एक तो आप सब जानते हो, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर।
एक सुनील गावस्कर थे और एक राहुल द्रविड़ थे। इन्होंने 9-9 हजार रन पूरे करके उसके बाद में चौथे भारतीय कौन बने, तो विराट कोहली बने। तो इनके नाम अगर आप याद करना चाहो तो मैं आपको याद भी लिखवा भी दूंगा, और वैसे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यही ध्यान रखना आप। तो एक तो सचिन है, अब मैं राहुल लिख रहा हूं तो केएल राहुल मत समझना, यहाँ पर आप क्या समझोगे, राहुल द्रविड़ समझोगे। देखिए 4,000 रन पूरे करने वाला खिलाड़ियों की बात, 9,000 रन टेस्ट में 9,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने हैं विराट कोहली। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ने 9,000 रन बना रखे हैं, ठीक है। विराट कोहली ने ये जो 9,000 रन बनाए हैं, 9,000 टेस्ट रन बनाए हैं, उसको पूरा करने के लिए 197 पारियां खेली है। कितनी, 197 पारियां खेली है, ठीक है। इससे एक फैक्ट ये निकल के सामने आता है कि चौथे सबसे तेज भारतीय बने हैं जिन्होंने 9,000 टेस्ट रन पूरे किए, और 13वें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे तेज 9,000 रन पूरे किए हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर के तो आप जानते हो 15,000 से अधिक रन थे, 15,921 रन टेस्ट के अंदर सचिन तेंदुलकर ने बना रखे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ ने 13,000 से अधिक रन, जिसमें 13,265 रन बना रखे हैं, और जो सुनील गावस्कर है उन्होंने 10,122 रन बना रखे हैं। उसके बाद में 9,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की ओर से कौन भाग लेगा, तो ब्रिक्स है वो अब आयोजित शुरू हो गया है, ब्रिक्स का आयोजन शुरुआत हो गई है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 है, उसके अंदर भारत की ओर से पीएम मोदी रूस जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि पीएम मोदी है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के अंदर भारत की ओर से जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये ब्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। राइट ऑप्शन तो ये होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की ओर से कौन भाग लेने वाले हैं, तो पीएम मोदी भाग लेने वाले हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स के अंदर कितने शब्द है, देखिए आप, 5 जो शब्द है वो मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो विश्व की 5 सबसे अग्रणी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसके अंदर बी का मतलब ब्राजील है, ठीक है, आर का मतलब रूस है, आई का मतलब इंडिया है, सी का मतलब चाइना है, एस का मतलब साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका है। ये जो 5 विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनका एक समूह बनाया गया जिसको संक्षिप्त रूप से अपन ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स के अंदर शुरुआत के अंदर कौन कौन से देश थे, जब ये 2006 के अंदर ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। 2006 में जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो इसके अंदर 5 देश शामिल थे। इन 5 देशों का जो प्रथम शब्द था उसको मिलाकर ब्रिक्स नाम बनाया गया था, जिसके अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका था। उसके बाद में क्या हुआ, 2024 के अंदर, अभी मैंने पढ़ाया भी था, आपको अच्छे से पढ़ाया था कि 2024 के अंदर इसके अंदर 5 नए देश भी जोड़े गए, जिसके अंदर मिस्र था, इथोपिया था, ईरान था, सऊदी अरब था और यूएई था। तो ये 5 देश उसके अंदर और जोड़े गए थे, ठीक है। तो वर्तमान के अंदर तो ब्रिक्स के अंदर 10 देश हैं, लेकिन 2006 में जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उस टाइम उसके अंदर 5 ही देश थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। अब 2024 के अंदर ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, 101% आएगा। क्या है, ब्रिक्स के अंदर नए सदस्य देश कौन से जुड़े हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात भी बोला जाता है। तो ये 5 नए देश भी जुड़े हैं, ठीक है। और ये जो ब्रिक्स देश है उनके जो सदस्य देश है उनका शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। ये ब्रिक्स का सम्मेलन कब होता है, तो प्रतिवर्ष होता है। इस बार का जो ब्रिक्स है, इस बार का जो ब्रिक्स है वो 16वें क्रम का ब्रिक्स है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। शिखर सम्मेलन 2024 है, ये कौन सा है, 16वें क्रम का है। 16वें क्रम का ब्रिक्स कहाँ होगा, रूस के अंदर होगा, ठीक है। तो रूस के अंदर ये होना है, 16वें क्रम का है, 22 और 23 अक्टूबर को होना है। कब होना है ये भी लिख लो 22 और 23 अक्टूबर को होना है। उसके अंदर ये भाग लेंगे। रूस के अंदर कहां पर होगा, तो रूस के कजान में होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना। लो और बताओ, रूस के कजान में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थीम,
इसकी थीम एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो ध्यान रखना है। इस बार जो ब्रिक्स हुआ था 16वें क्रम का 2024 के अंदर, उसकी थीम क्या रखी गई है? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। हिंदी के अंदर मैंने बताई, इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने हिंदी में आपको बता दिया है। न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ये ब्रिक्स 2024 जो 16वें क्रम का रूस के कजान के अंदर हो रहा है 22 और 23 अक्टूबर को, उसकी थीम रखी गई है। ठीक है, वापस बता रहा हूं, थीम को याद कर लेना। न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। इसके अंदर पीएम मोदी भाग लेंगे। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स के अंदर शुरुआत में 5 देश थे, जिसके अंदर कौन कौन से देश थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इसके बाद 2024 के अंदर इसमें 5 नए देश भी जोड़े गए, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, ये जो मैं क्लास देता हूँ उसके अंदर जो मैं डिटेल एनालिसिस करवाता हूँ, इस क्लास की और डिटेल एनालिसिस के मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ लेने के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इस पे आपको मैसेज करना है, बोलना है सर जो डेली करंट अफेयर की क्लास आती है उसकी रेगुलरली हमें पीडीएफ भेज दिया करो। ये मैसेज जाने के बाद रोज नहीं करना, फिर रेगुलर क्लास जैसे ही पूरी होगी आपके पास व्हाट्सएप पे पीडीएफ पहुंच जाएगी। अदरवाइज ये हमारी वेबसाइट है, इस पर भी जाके चेकआउट कर लेना। अदरवाइज इस इंस्टाग्राम infusion/notes इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पर आप जाके मैसेज कर देना कि सर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए हमें, तो वो बता देंगे। वहाँ से आपको प्रतिदिन कैसे किस ग्रुप में ऐड करेंगे जिससे कि आपके पास डेली की करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो और एक आधा शेयर मार दिया करो अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं वापस। क्या है, एक बार देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की बात हो रही है। लो इसको मिटा के बात कर लेते हैं अपन। ब्रिक्स क्वेश्चन में यही था कि ब्रिक्स 2024 के अंदर भारत की ओर से कौन भाग लेगा, तो इसका रिवाइज करवा देता हूं मैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स 5 शब्दों से मिलकर बना है, जिसके अंदर BRICS है। जो ये 5 शब्द है उसके अंदर 5 देशों के प्रथम अक्षर हैं, जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये जो 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक समूह बनाया गया जिसको संक्षिप्त में अपन ब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 के अंदर हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसके अंदर 5 ही देश थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। लेकिन 2024 के अंदर मैंने ये भी आपको पढ़ाया था पहले कि 2024 के अंदर ब्रिक्स के अंदर 5 नए सदस्य देश जोड़े गए। कौन कौन से थे? जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। ठीक है, तो ये 5 और 5 वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। ब्रिक्स जो है वो उसकी प्रतिवर्ष अपनी एक शिखर सम्मेलन होता है, यानी ब्रिक्स के सदस्य देशों के मध्य एक शिखर सम्मेलन होता है जो कि प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, इस बार का जो ब्रिक्स है 2024 का, वो 16वें क्रम का ब्रिक्स है। वो कहां पर होगा? रूस के अंदर होगा। रूस में कहां पर? कजान में होगा। कब होगा? 22 और 23 अक्टूबर को होगा। उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी भाग ले रहे हैं। जो 16वें क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस के अंदर होगा, उसकी थीम क्या रखी गई है? सबसे इंपॉर्टेंट है, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। 2024 की जो ब्रिक्स है 16वीं, उसका थीम रखा गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? देखिए, अभी एक प्रतियोगिता चल रही है जिसके अंदर भारत की टीम बहुत ही अच्छी कर रही है। उसके अंदर 50 अंतरराष्ट्रीय गोल को पूर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है बाला देवी। कौन बनी है? बाला देवी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। बाला देवी वो 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली ही भारतीय है। देखिए, बाला देवी को भारत की गोल मशीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल मशीन बोला जाता है। बाला देवी को भारत की गोल मशीन बोला जाता है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ मैच के अंदर जो अभी सेप प्रतियोगिता चल रही है, सेप महिला चैंपियनशिप चल रही है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, एक दिन पढ़ाया भी था अच्छे से। अभी जो सेप महिला चैंपियनशिप चल रही है उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक गोल दागा था। उसके बाद में 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी बाला देवी। ठीक है, इसके अलावा
ये जो शेप है इसके बारे में मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला था कि ये शेप है, ये इसका 7वां संस्करण है जो कि 17 से 30 अक्टूबर को होगा। कब होगा? 17 से 30 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर आ गई है, तो ये प्रारंभ हो गया, 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो कब से कब तक होगा ये? 17 से 30 अक्टूबर के मध्य होगा। ठीक है सर, ये आपने बताया था कि शेप महिला चैंपियनशिप है वो 17 से 30 अक्टूबर के मध्य होगा। ठीक है, ये शेप का कौन सा संस्करण है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया है 7वां संस्करण है। ठीक है सर, हमें ये भी याद हो गया 7वां संस्करण है 17 से 30 अक्टूबर को। लेकिन सर ये आयोजित कहाँ हो रहा है? तो ये शेप है जो इस बार का, ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये नेपाल के अंदर हो रहा है। नेपाल के अंदर कहाँ हो रहा है? तो नेपाल की राजधानी के अंदर हो रहा है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर आयोजित हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो पिछला शेप हुआ था, यानी इस बार का 7वां है, तो 6वां जो शेप हुआ था उसकी विजेता टीम रही थी बांग्लादेश, जिसने, मैंने वो मैच भी देखा था, फाइनल मैच के अंदर नेपाल को हराया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहले अभी वर्तमान के अंदर तो इसकी चैंपियन कौन है? तो बांग्लादेश है, और अभी ये चल रही है जिसके अंदर 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है बाला देवी, जिसको भारत की गोल मशीन बोला जाता है। शेप के बारे में बात करें तो 17 से 30 अक्टूबर को शेप महिला चैंपियनशिप है वो नेपाल काठमांडू के अंदर आयोजित होगी, और ये शेप का 7वां संस्करण है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, अमरावती के विकास के लिए 1.6 बिलियन डॉलर देने का वादा किसने किया है? भाई अमरावती विकास के लिए 1.6 डॉलर ऋण देने का वादा किसने किया है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, एवेबी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, एडीबी और विश्व बैंक। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने यह वादा किया है कि हम जो अमरावती के विकास के लिए आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर 1.6 बिलियन डॉलर ऋण प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये अमरावती के प्रथम चरण के अंदर ही ऋण देने की बात की है उन्होंने। ठीक है, तो कब देंगे सर ये पैसे? ये पैसे देंगे जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 के अंदर पैसे दे देंगे। सर ये जो अमरावती विकास प्रोजेक्ट चल रहा है, विकास परियोजना चल रही है, उसकी कुल लागत कितनी है पूछी जाती है एग्जाम के अंदर? तो 15,000 करोड़ रुपए हैं। 15,000 करोड़ रुपए क्या है? तो ये कुल लागत है। अच्छा सर, कुल लागत है, तो इसमें से पैसे तो 1.6 बिलियन डॉलर ही आ रहे हैं, इसके अंदर 1400 करोड़ रुपए, कितने? 1400 सीआर रुपए कौन दे रहा है? तो भारत सरकार दे रही है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इस अमरावती विकास प्रोजेक्ट के अंदर टोटल खर्चा आएगा 15,000 करोड़ रुपए का, जिसके में से 1400 करोड़ रुपए वो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, और जनवरी 2025 के अंदर विश्व बैंक और एडीबी वो अमरावती के चरण फर्स्ट के विकास के लिए 1.6 बिलियन डॉलर ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, एक चीज मुझे आप जीनियन तरीके से बताइए, आप इस क्लास को देखते हो, आपको ये क्लास कैसी लगती है? आज आपको सही सी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल है, या इस क्लास को लेते टाइम आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आज मुझे आप इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि सर इस क्लास को लेते टाइम हमें ये चीज़ें फेस होती है, इसका आपको सॉल्यूशन करवाइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, पहले शुरुआत के अंदर जब मैंने क्लासें लेने शुरू की तो मैं थोड़ी क्या है कि 40, 45, 50 मिनट तक क्लास ले लेता था, तो कई बच्चों के फिर मेरे पास मैसेज आते थे कि सर कुछ थोड़ा छोटा करो, फिर मैंने क्लास की लेंथ आधी कर दी। इसी प्रकार अगर आप मुझे सही सही अपना रिव्यू दोगे, सर ऐसा लग रहा है मैं तो ये क्लास लेके, मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कंटेंट की कमी लग रही है, कंटेंट ज़्यादा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आप जो समझा रहे हो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो वो चीज़ें आप मुझे बताना, फिर अपन उसमें भी सुधार करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है, इसका कौन सा संस्करण था? तो ये सागर कवच का इस वर्ष का दूसरा संस्करण है वो आयोजित हुआ था। कौन सा? दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 16 और 17 अक्टूबर को। ठीक है सर, 16 और 17 अक्टूबर को सागर कवच का तटीय सुरक्षा का दूसरा जो संस्करण है वो आयोजित हुआ था। लेकिन सर ये हुआ कहाँ था? तो गुजरात के अंदर हुआ था, और इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव। ठीक है, गुजरात और दमन और दीव का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर ये हुआ था। ठीक है, सागर कवच 16 और 17 अक्टूबर का, और ये दूसरा संस्करण है सागर कवच का इस वर्ष का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक अभ्यास का उद्देश्य यही होता है, ये समुद्र के किनारे, तट के किनारे हुआ था, तो समुद्री और तटीय सुरक्षा की तैयारियों को बेहतर करने के लिए इसको किया गया था। ठीक है,
और ये इस वर्ष का दूसरा संस्करण था सागर कवच का। यूएई ने किस देश के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति को शुरू किया है? तो यूएई जो है, जिसकी फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात। पिछले कुछ दिनों से आपने एक नोटिस किया होगा, आप जो भी करंट अफेयर की क्लासेस ले रहे हो उसके अंदर ज्यादातर यूएई के बारे में तो हर दिन क्वेश्चन बनता ही जा रहा है। अभी वर्तमान के अंदर यूएई और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। जब भारत में कोविड आया था तो आपको आईपीएल भी करवाना था, तो आपने कौन सी डेस्टिनेशन चुनी थी? यूएई चुनी थी। इसीलिए यूएई ने किस देश के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति शुरू की है? तो भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या, ये नीति क्या होती है? पहली बात तो कि अराइवल ऑन वीजा क्या होता है। आप अगर यूएई जाना चाहते हो तो आपको पहले वीजा लेने की जरूरत नहीं, आप जाना वहाँ एयरपोर्ट पे जाके ही अपना वीजा ले लेना, ठीक है। इसके लिए है, इसके अंदर एक तो जिसका नॉर्मल पासपोर्ट है, पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट और वीजा अलग अलग चीज होती है, ठीक है। या तो आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है, ठीक है, या आपके पास किसी अन्य देश का स्थायी या ग्रीन कार्ड है, जैसे यूएस हो गया, यूके का हो गया, ईयू का हो गया, ठीक है। इन यूके यूएस के अगर आपके पास वैध वीजा है आपके पास, तो आप यूएई जाना, आप चाहिए भारत के नागरिकों पर आप यूएई जाना और वहां जाकर ऑन अराइवल पहुंचने के बाद 14 दिन का आगमन का वीजा ले लेना, और फिर अगर आपको और जरूरत हो तो उसको 14 दिन और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो कितने? 14 + 14, 14 आगमन पर 14 बढ़ा सकते हो। इस नीति के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है। या आप सिंगल टाइम लेना चाहते हो तो 60 दिवस का आगमन ले सकते हो आप, पर उसको बढ़ा नहीं सकते हो। 60 दिन वाले को आगे बढ़ा नहीं सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो। 14 दिन का 2 आप वीजा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये यूएई ने शुरू किया, इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या? तो वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर वीज़ा इजी हो जाएगा तो भारत के लोग वहाँ जाएंगे, व्यापार के लिए भी जाएंगे, घूमने के लिए भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक सुदृढ़ता के लिए ये ऐसा किया गया है, ठीक है। भारतीय विश्व बाघ अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्मों का वितरण शुरू किया है? देखिए, एक नई फसल है, इसके अंदर देखिए अभी राइट ऑप्शन तो गेहूं है, लेकिन अगर इसके अंदर ऑप्शन में जो होता, ठीक है, तो जो भी सही होता, जो और गेहूं दोनों सही होते, लेकिन अभी तो केवल इसके अंदर गेहूं ही दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर 2-3 फैक्ट मैं आपको बताता हूं जो याद रखना है। भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल के अंदर है। कहां है? करनाल के अंदर है। करनाल कहां है? हरियाणा के अंदर है। तो ध्यान रखना है, भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। वहां पर उसी संस्था के अंदर केंद्र के द्वारा स्वीकृत 13 नई गेहूं की किस्मों के बीज वितरण करना शुरू कर दिया गया है। कितनी? 13 नई गेहूं की किस्में, 13 नई गेहूं की किस्मों का बीज है, उसका वितरण प्रारंभ कर दिया। इसके अंदर एक जो की किस्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है किस्म का नाम देकर ये किसकी किस्म है। तो DWRV 137, ये किसकी किस्म है? तो ये जो की किस्म है। इस जो की एक विशेषता है, क्या विशेषता है? ये छिलका रहित है और जो पशु का आहार है उसके अंदर इसको आदर्श माना जाता है। तो DWRV 137 है, जो कि एक किस्म है जिसमें छिलके नहीं पाए जाते हैं और पशु आहार के लिए इसको आदर्श माना जाता है। इसके भी बीज वितरित किए गए। इसके अलावा इस संस्थान का लक्ष्य क्या है? ठीक है, जो ये भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के अंदर है, जिसने गेहूं की 13 नई किस्मों के बीज वितरण प्रारंभ करने शुरू किए हैं, और जो कि एक नई किस्म जिसका नाम क्या है? DWRV 137 है, जो छिलका रहित और पशुओं के आहार के लिए उपयोगी है। इसका लक्ष्य क्या है? इस संस्थान का लक्ष्य है कि जो पिछली बार 113.29 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, उसको बढ़ाकर 115 मिलियन मेट्रिक टन करना। कितना? 115 मिलियन मेट्रिक टन करना है। ये इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है, लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए 13 नई किस्मों के बीज वितरण भी प्रारंभ कर दिए हैं। ठीक है, यह था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कैसे मिलेगी, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। पीडीएफ भी इन सभी तरीकों से आप ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।